मित्रों नमस्कार। आप देख सकते हैं ये नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी NCL सिंगरौली मध्य प्रदेश में जो है ये उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं ये मेरा रोल नंबर है, मैंने एग्ज़ाम दिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे NCL लिखा भी हुआ है। NCL मार्क्स यानी टोटल जो है 100 अंक के पेपर था। और जो है पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3rd, डेट 10/7/2020। मित्रों आप देखें ये सामान्य निर्देश है। इस प्रश्न के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नंबर लिखिए। मतलब इसके बारे में कैसे किसको क्या करना है, ये सारा इसका डिटेल इसमें है। मेन जो है प्रत्येक प्रश्न में 2 भाग है, ए एवं बी भाग, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। भाग ए में तकनीकी खंड से 70 प्रश्न तथा भाग बी में सामान्य खंड से 30 प्रश्न। सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं। सभी प्रश्न समान एवं 1 अंक के है तथा ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 90 मिनट है, यानी 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं। 1 मिनट से कम का समय मिलेगा इसमें। मित्रों ये है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो है मेन पेपर। आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यदि बिजली 500 किलोमीटर दूरी से संचालित की जानी चाहिए तो ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होना चाहिए। अब इसमें कौन सा सही है तो मुझे नहीं पता, पर ये प्रश्न है। बस मुझे आपको दिखाने का बस इतना ही मतलब है, ताकि आप जान सकें इसमें किस तरह के पेपर आते हैं। मैंने जो किया था वो 150 kV से 200, मेरा जो है 60 पे लगभग 60-62 पे सिलेक्शन, तो मेरा 57 नंबर था। मैंने 150 kV से 220 kV लिखा था। और लीड्स तारों का उपयोग मध्यवर्ती आवृत्तियों के लिए किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन है। तो रेडियो इंटरफेरेंस के लिए QHF पर इसके प्रभाव कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चांदी चढ़े हुए तांबे की ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, लंबी ट्रांसमिशन लाइन पर इस्तेमाल किए जाने वाले रिले हैं इम्पीडेंस रिले। ये आप इसको सही मत मान के चलिएगा, आपसे निवेदन है कि इसे आप सही ना मानिए। ये मैंने किया है, और जो है आपको जो सही लगे वो कीजिए, या जो सही हो वो आप मानिए। इसको मान के मत चलिएगा कि ये सही है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह के ये वाला पेपर आया था। तो ध्यान दें मित्रों, ये टिक है वो मैंने लगाया हुआ है, इसको आप सही कतई ना मान के चलें। अगर ये सही होता तो मेरा शायद सिलेक्शन हो गया होता। बस आपको मैं प्रश्नों से रूबरू करा रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ, बस इतना ध्यान रहे। लंबी ट्रांसमिशन लाइन पर इस्तेमाल किए जाने वाले रिले इम्पीडेंस रिले। ACSR चालक में स्टील के तार का आकार क्या है। आंतरिक शक्ति प्रदान करना, ये इसमें सही है। बूस्टर मूल रूप से क्या है, इसमें जो मैंने लगाया था बूस्टर मुख्य रूप से जो है ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन इसमें मैंने जो है संधारित्र लगाया था ऐसा कुछ। ये सीक्वेंस में इसमें ट्रांसफार्मर है। निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक है। लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट, डेड शॉर्ट सर्किट, लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड। लाइन टू लाइन मेरे समझ से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया था, बूस्टर ट्रांसफार्मर, इसमें ट्रांसफार्मर में मैंने बताया कि मैंने इसमें जो है संधारित्र ऐसे कुछ किया था। बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो अधिमानित स्थान का क्या होगा। अब इसमें जो भी हो, पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं, वो कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से कोल्ड रिजर्व होगा इसका। न्यूक्लियर में से कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक सबसे खतरनाक है, नहीं सबसे ज़्यादा झड़का। आपको देखिए ध्यान से रहे मित्रों, ये जो प्रश्न दोबारा पूछा जा चुका है। अब ये प्रश्न जो है प्रश्न संख्या आपका 7वां है, और फिर से जो है इसको प्रश्न संख्या 10वीं में उसको फिर से डाल दिया गया है। टावर से इस पर प्रत्यक्ष घात, जमीन के तार से प्रत्यक्ष घात, करंट लाइन कंडक्टर पर लगभग मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मतलब वही है दोनों का। लाइन में से कौन सा लाइटिंग से जमीन के तार पर प्रत्यक्ष आघात, लाइन कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात, जो भी हो, ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ जाती है जैसे ही वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में वृद्धि होती है। तो मुझे पता नहीं, आप समझिए इसको। मेरा जो है आपको बताने का बस मतलब इतना ही मोटिव है, ताकि आप समझ सकें किस तरह के प्रश्न आते हैं, और मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा आपको। ये जो है NCL 2021 10/7/2020 का पेपर है। अभी देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है।
जब प्रतिवर्ती धारा कंडक्टर से गुजरती हो तो वह कंडक्टर के पूरे खंड में समान रूप से वितरित होती है। सतह के पास समान रूप से नहीं होती है पूरे खंड में। सतह के पास कंडक्टर भाग कोर की तुलना में अधिक करंट वहन करता है। कोर की तुलना में अधिक वहन कर सतह के पास कंडक्टर का भाग कोर की तुलना में कम करंट संपूर्ण करंट कंडक्टर की कोर से गुजरता है। सतह के पास कंडक्टर भाग कोर की तुलना में अधिक, ये भी इसमें सही मेरे हिसाब से। एक कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध के समान होता है, जो भी इसमें हो। इसका प्रभाव निर्भर करता है कंडक्टर के आकार, कंडक्टर की आवृत्ति, कंडक्टर पदार्थ की प्रदर्शितता पर, उपरोक्त सभी पे। मेरे हिसाब से सभी पे हो। और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस के प्रभाव को उपेक्षित किया जाता है यदि लाइन की लंबाई कम हो। किससे कम हो? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस के प्रभाव को अपेक्षित कम किया जा सकता है यदि लाइनों की लंबाई, हो सकता है भाई कि 100 हो, 160 हो, जो भी हो। ओवरहेड लाइन के लिए मर्ज इम्पीडेंस कितनी ली जाती है? भैया मुझे नहीं पता, आप समझो उसको। इन इंसुलेटर समानतः लगभग वोल्टेज तक किया जाता है। ध्यान दें मित्रों, बस आपको प्रश्न से रूबरू कराना मेरा मकसद है। कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ये मुझे पता नहीं है, अगर इसको जो है एनालिसिस भी नहीं किया, बस आपको बता रहा हूँ। ध्यान रहे, जो भी टिक आपको मिले यहाँ पे, इसको आप सही ना कतई ना माने। कोरोना समांतर तब होगा जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव से अधिक होता है। निम्नलिखित किस आवृत्ति में सबसे लंबी निम्नलिखित किस आवृत्ति में सबसे लंबी अवधि होती है? सबसे लंबी अवधि 10 किलोहर्ट्ज़। 10 किलोहर्ट्ज़ में होगा। इसमें कौन सा उपकरण एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? एसी को डीसी में आप इसे इन्वर्टर का रेक्टिफायर कहेंगे इसको। थायरिस्टर इन्वर्टर डायनेमो बिल्कुल नहीं है। इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में, एसी को डीसी में दोनों करना। पर अगर आपको यहाँ पूछा गया एसी को डीसी में परिवर्तित करो, ये रेक्टिफायर ही है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। थायरिस्टर भी नहीं, डायनेमो भी नहीं। डायनेमो डीसी टू जो है बस डायनेमो आपको जो है वोल्टेज बनाता है बस। कौन से रंग का तार सामान्यतः घर के तारों में फेस तार प्रदर्शित करता है? फेस तार लाल है इसमें। इधर क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 22वां आ गया, आप देख सकते हैं। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध। पृथ्वी के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध। और भाई किसी भी बिंदु पर, क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युत क्षमता को पारंपरिक रूप से लिया जा सकता है। किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युतीय क्षमता को पारंपरिक पृथ्वी की विद्युत क्षमता को इनफाइनाइट रूप में लिया जा सकता है। ग्राउंडिंग क्या है? करंट से ले जाने वाले पार्ट का ग्राउंड से कनेक्शन। यही ग्राउंडिंग है। इनमें से कौन सा एक अर्थिंग का प्रकार नहीं है? सिस्टम, उपकरण अर्थिंग, श्रुति की बिजली संरक्षण अर्थिंग, संतुलित अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग। कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है? सिस्टम अर्थिंग, संतुलित अर्थिंग। मुझे नहीं पता, इसमें आप समझिए। निम्न में से कौन से इलेक्ट्रोड का प्रकार है? ये इसमें जो है प्लेट भी होता है, पाइप भी होता है, रॉड भी होता है। तीनों इसमें उपरोक्त सभी है। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर का किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है? उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर का पावर आवृत्ति परीक्षण, ये भी आवेग। मुझे नहीं पता मित्रों, ध्यान रहे। आपको कहीं भी कोई टिक मिले तो उसको आप सही ना मान के अपने हिसाब से आप उसको एनालिसिस करें। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युतीय रोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति में से निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग विद्युतीय उपकरणों में विद्युत रोधी पदार्थों के रूप में किया जाता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस विद्युतीय रोधी पदार्थों का विद्युतीय यांत्रिकी विकार किस का होता है? ठोस विद्युतीय रोधी पदार्थों का विद्युत यांत्रिकी विकार, क्योंकि जो भी हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 है। 3300 वोल्ट, 3300 से 250 वोल्ट
50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो कि 150 सेंटीमीटर प्रभावी क्रॉस सेक्शन की ओर पर है और कम वोल्टेज वाइंडिंग को चालू करने के लिए बनाया गया था। उच्च वोल्टेज वाइंडिंग पर चक्रों की संख्या N1/N2 ये वाला इसमें ऐसा कुछ है। इसका क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि 100 वोल्ट AC सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है तो द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात कीजिए। एक 100 वोल्ट AC सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति वोल्टेज तो 200 का यानी 25 वोल्ट इसमें आंसर होगा। सीधे से बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन बहुत ही इसमें आसान है, तो विश्वास कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 है, एक 100 वोल्ट AC सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और द्वितीयक चक्र ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है। वोल्टेज प्रति चक्र ज्ञात कीजिए। 100 वोल्ट AC सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है। वोल्टेज प्रति चक्र 4 जिसमें 4 होगा, 4 वोल्ट प्रति चक्र। मित्रों आप इसे अपने हिसाब से मैसेज करें, समय ज़्यादा होगा इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 25 kV ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्ट अनुपात 3300 से 400 वोल्ट 3300 से 400 वोल्ट है। प्राथमिक एवं द्वितीयक करंट ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर मित्रों 34 है, निम्नलिखित में से क्या घटता है यदि ट्रांसफार्मर की कोर पटलित की जाती है। पटलित मतलब इंसुलेटर, आप इसको समझ सकते हैं। भंवर धारा हानि उष्माह्रास है स्थिर दोनों सब कुछ इसमें होता है। ट्रांसफार्मर में लौ ह्रास कोर में होता है। शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ह्रास नगण्य होता है। इसमें जो है शून्य लोड पर जो है ताम्र हानि नहीं होती है, ध्यान रहे। ट्रांसफार्मर में ताम्र ह्रास कहाँ होती है, ट्रांसफार्मर में ताम्र ह्रास, तांबे की ह्रास जो है बाइंडिंग में होती है। एक ट्रांसफार्मर में किस दशा में अधिकतम दक्षता होती है, जब इसका जो है कोर और ताम्र और लौह जब बराबर होते हैं, ताम्र ह्रास और लौह बराबर लौह ह्रास, तभी आपका जो है इसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है। एक ट्रांसफार्मर कोर में भंवर धारा ह्रास को किस प्रकार कम किया जा सकता है। पलटों की लंबाई कम कर, भंवर धारा ह्रास को कम करने के लिए पलटों की लंबाई, मुझे इसमें नहीं पता, आप इसको आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय युग्मन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक करंट के बीच चुंबकीय युग्मन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। चक्र की संख्या में वृद्धि कर, बाइंडिंग के लिए नरम पदार्थ का उपयोग कर, निम्न विमुखता के चुंबकीय कोर का उपयोग कर, बेहतर गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर के उपयोग नहीं। इसमें जो है चक्र की संख्या में वृद्धि कर, क्योंकि जितने नर्व बनेगा उस हिसाब से इसमें करंट भी जनरेट होगा। इसमें यही पूछा गया कि ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय युग्मन को मतलब मैग्नेट बढ़ाना, तो सीधी सीधी बात है, तुम्हें चक्रों की संख्या बढ़ानी होगी, इससे जो है ज़्यादा मैग्नेट बनेगा। ट्रांसफार्मर में कौन सा ह्रास लोड के साथ मुख्य रूप से बदलता है। कौन सा ह्रास, कौन सी स्थिति जो है मुख्य रूप से बदलती है, वो है कोर ह्रास। ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, लीडिंग होता है शायद, मुझे पता नहीं मित्रों, उससे आप अपने हिसाब से महसूस करें। क्वेश्चन नंबर 44 है, आप देखिए 44 इधर है, शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा लिए गए करंट। हाँ 45 से एक ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट क्या देता है। शॉर्ट सर्किट पर देता है वो ताम्र ह्रास। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किस में वृद्धि करता है, ऊंचाई वोल्टेज में। अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक से प्राथमिक चक्र से कम होते हैं। ऊंचाई मतलब स्टेप अप, अपचाई मतलब ऊंचाई मतलब स्टेप अप, अपचाई मतलब स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में जो है चक्रों की संख्या कम होगी प्राथमिक द्वितीयक की, तो इसमें से कौन सा है। हाँ इसमें ए वाला सही है, द्वितीयक चक्र प्राथमिक चक्र से कम होंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक चक्र
प्राथमिक चक्र से कम होते हैं, यही सच है। ये क्वेश्चन नंबर 47 था। और क्वेश्चन नंबर 48 है, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कार्बन कोर का उपयोग किया जाता है, जिसे फेराइड। अच्छा, कहीं कहीं हमने पढ़ा है कि फेराइड भी होता है और कहीं कहीं कार्बन भी होता है, लेकिन आप इसे जो है फेराइड ही मान के चलो, बाकी आपकी मर्जी। एक ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण क्या देता है? एक ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण ओपन में कोर ह्रास देता है। एक ट्रांसफार्मर में रिसाव प्रवाह निम्न पर निर्भर करता है। रिसाव लीकेज करंट जिसको बोलते हैं। लोड करंट वोल्टेज याद होती है। एक ट्रांसफार्मर में रिसाव प्रवाह। मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 50 है, इसे आप अपने हिसाब से महसूस करें। इनके में से कौन सा ट्रांसफार्मर पर एक नियमित परीक्षण नहीं है? पोलैरिटी परीक्षण, जेडी डिफरेंट, कोरेंस, मुझे नहीं पता, आप समझिए इसको अपने हिसाब से। बाउंड, एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो लो ह्रास कम होगा। अब क्या होगा, इसे आप अपने हिसाब से समझिए। एक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? इंसुलेशन और शीतलन प्रदान करना। इसका ये वाला ऑप्शन 100% सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 54 है, बकौल रिले का उपयोग किस पर किया जाता है? वायु शीतलित तेल ऑयल फीड ट्रांसफार्मर। एक वितरण ट्रांसफार्मर में समांतर, वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके गांव में लगता है उसको वितरण ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहेंगे। बकौल रिले ट्रांसफार्मर में कार्य करेगी जब कभी भी आंतरिक दोष होगा। बकौल रिले, हाँ, इसी के लिए लगता है ये बकौल रिले। एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज विनिमय कब होगा? शून्य वोल्टेज विनिमय। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जब ऑपरेटर उपलब्ध नहीं होता है, जब ताम ह्रास कम है, जब उच्च दक्षता वांछित होती है, जब परिवर्तनीय अनुपात कम होता है। यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना हो, तो ताम ह्रास अधिक होगा, कम होगा, और धारा ह्रास अधिक होगा, शक्ति ह्रास अधिक होगा, उपरोक्त से कोई नहीं। यदि ट्रांसफार्मर की कोर तांबे से बना हो तो ताम ह्रास कम होगा और धारा ह्रास अधिक होगा। हाँ, भौतिक धारा ह्रास अधिक होगा, इसका यही ऑप्शन सही है। लोड अवस्था में दो सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके द्वारा निर्धारित है? लोड अवस्था में दो सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, बैक टू बैक परीक्षण। इसमें बैक टू बैक परीक्षण है। यदि एक ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना हो तो कॉइल से स्टील तार से बना हो तो, यदि एक ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना हो और कॉइल यानी बाइंडिंग स्टील तार से बना हो तो मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी, बाइंडिंग में ताम ह्रास अधिक होगा और धारा ह्रास। उपरोक्त सभी मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा, ये मेरा मानना है। क्वेश्चन नंबर 61 इसका यही होगा मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से समझिए ये वाला। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा ह्रास पूर्ण भार पर भी शून्य होता है? घर्षण ह्रास। स्टार कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर में केंद्रीय टेप होता है। प्राथमिक स्टार कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर में केंद्रीय टेप, सेंट्रल टेप जो बने होते हैं। स्काट कनेक्शन। मित्रों, आप इसे अपने हिसाब से महसूस करें। ये क्वेश्चन नंबर 64 है, आप देख सकते हैं, ध्यान रहे। आप इस पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। NCL डिजिटल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग कैटेगरी 3rd इन रेफरेंस नंबर EN 466। इसका शायद एडवर्टाइजमेंट नंबर है। EN का मतलब एडवर्टाइजमेंट नंबर
466 बजे 10/7/2020 सेट सी। लगभग 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन पेपर बनता है। 64 नंबर है, ट्रांसफार्मर में टिप चेंजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्राथमिक वोल्टेज में समायोजन के लिए, द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन। ट्रांसफार्मर टिप चेंजर का उपयोग द्वितीयक वोल्टेज में, सेकेंडरी वोल्टेज में समायोजन के लिए नहीं, उसको कम ज़्यादा करने के लिए। एक ट्रांसफार्मर में अधिक करंट क्या प्रभावित करता है? एक ट्रांसफार्मर में अधिक करंट, तापमान वृद्धि, इंसुलेशन लाइफ, यंत्रणा, सब कुछ होता है इसमें, उपयोग सभी है। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न में से किस उपकरण के साथ किया जा सकता है? करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ किया जा सकता है? करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर मतलब एम्पियर मीटर। इनका में से क्या ट्रांसफार्मर पर एक फिटिंग नहीं है? एक फिटिंग नहीं, इसमें क्या नहीं लगता है? इसमें कंजर्वेटर टैंक लगते हैं, रेफ्रिजरेटर लगते हैं, ब्रीजर लगता है, लेकिन इसमें कम्यूटेटर नहीं लगता है। इसमें एक फिटिंग कम्यूटेटर नहीं है। ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस किस पर निर्भर करती है? रिएक्टेंस कोर की आकार पर होगा और क्या? हाँ, इसमें यही होगा, कोर की आकार पर रिएक्टेंस। यदि सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो कौन सा ह्रास बढ़ जाता है? यदि सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति, तो उसमें जो है भौर धारा, शैथिल्य, ताम्र में से कोई नहीं होगा। जबकि नहीं भाई, देखिए ध्यान दें मित्रों, आप इसे अपने हिसाब से एनालिसिस करें, मेरे ये बताए गए उत्तर पर आप भरोसा ना करें, इसे आप अपने हिसाब से जरूर एनालिसिस करें। ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ जानकारी के लिए है। प्रीवियस ईयर 2020 10/7/2020 के क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बस इतना ही अवगत करना चाहता हूँ। ये इस तरह के पेपर्स आए थे। मेरा उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको उत्तर गलत लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप उत्तर को अपने हिसाब से एनालिसिस करें। मित्रों, सेक्शन बी आ गया यहाँ से, और जो है आपका क्वेश्चन 70 आपका हो चुका है टेक्निकल का। सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। एक परीक्षा में 400 छात्रों में 85% लड़कियाँ और 70% लड़के, 85% लड़कियाँ और 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 75% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो कितने लड़के परीक्षा में उपस्थित हुए? लगाइए। जो 475 हार्ड डिस्क बेच कर व्यक्ति को 5% का नुकसान होता है। 5% का लाभ मानो उसे हार्ड डिस्क कितने, आप ध्यान रहे, 475 का 5% कितना होगा? नहीं, तो जितना होगा प्लस उसमें ये जुड़ जाएगा। 475 का नुकसान हुआ ना, तो इसका 5% कितना होगा? जो होगा प्लस इसमें जुड़ेगा। उसके बाद तो ये हो गया आपका 475 का जो भी हो, उसमें 5% जो है जुड़ेगा। उसके बाद उसने 5% ले, यानी 475 में बेचा है तो 5% का लाभ, जितना आपका जो 5% निकालेंगे उसका दोगुना करना है। तो 475 में उतना दोगुना जुड़ जाएगा, वही आपका जो है मेन होगा। मेरे हिसाब से 525 होना चाहिए, क्योंकि 500 का 10% 50 होता है, तो 500 का 10% 50 होता है, तो 500 का 5% 25 होगा। इसने 25% लेस पे बेचा है, यानी 470 का बेचा है, तो 450 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसने 450 का जो है बेचा था। 500 रुपये का इसने लिया था और उससे 475 का बेचा है, 5% माइनस पे इसने बेच दिया है, तो वो होगा 475। 475 में आप जो है 50 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 525, तो इसका 5% का मुनाफा हो जाएगा। लेकिन एक मिनट मित्रों, 500 का, हाँ 500 होगा तो 500 का जो है 10%, 5% 25 ही होगा, 525 होगा इसमें। इसका जो आंसर करीब सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 to 30 31 में दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर 525 रुपये। एक कक्षा छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 12 वर्ष। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 10 है तो लड़कों की संख्या। मित्रों, आप इसे अपने हिसाब से एनालिसिस करें। एक महिला एक व्यक्ति को अपनी माँ के भाई का, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये तीनों मैथ का थे, लेकिन ये रीजनिंग का है। इसे आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें मित्रों। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 से
18 तक है इसमें। थोड़ा सा मेरे पास जो है पेपर था वो शायद कहीं मिस हो गया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेशन ग्रीन मिशन में सम्मिलित नहीं है? मेरे हिसाब से जो है प्याज, आलू, टमाटर, इसमें अदरक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है? भीमबाध वन्यजीव, राजगिरी, परम्परा, जो भी हो। कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? कोवैक्सीन भारत बायोटेक इसमें है। रैनवैक्सीन नहीं है, सिप्ला भी नहीं है, नोवावैक्स नहीं है। कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित गई? ये कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे हिसाब से। बाकी इसे आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में किस नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया? जो भी मित्र। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है? ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना। ऑपरेशन नमस्ते मुझे पता नहीं, तो आप इसे अपने हिसाब से एनालिसिस करें, समझे जाने पर। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र का कौन सी? भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में गेहूँ और चावल। बोई जाती है तो मेरे हिसाब से गेहूँ है। गेहूँ है, पूरी जाने वाली, लगाई जाने वाली होती है तो शायद चावल होता है, लेकिन बोई जाने वाली मेरे हिसाब से गेहूँ है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया जाता है? भौतिक रसायन, फिजिक्स और शास्त्र, फिजियोलॉजी में चिकित्सा। भौतिक रसायन एवं साहित्य, शांति और शास्त्र, ये शायद इसमें तीसरा नंबर सही है मेरे हिसाब से। बाकी सब अपने हिसाब से समझें, बुझें और जानें। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचनाएं हैं? हर्षचरित और कादम्बरी पाणिनि की है, पाणिनि की रचनाएं हैं। भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू हुई? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पाणिनि थे एक यूनानी दार्शनिक, एक भारतीय खगोलशास्त्री एवं प्रसिद्ध गणितज्ञ, वैदिक काल का एक संस्कृत व्याकरण, प्राचीन काल के महान कवि थे मेरे हिसाब से। निम्न में से यार मेरे हिसाब से का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं जो बोलूँगा वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, नॉर्वे। मित्रों इसे अपने हिसाब से ना सीखें। किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी होगा, कावेरी होगा, कावेरी या कृष्णा, क्योंकि गोदावरी जो है नासिक में पड़ता है और दक्षिण में नहीं पड़ता है। निम्न में से किस समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने? 1930 में इंडियन ओपिनियन, इंडियन स्पीकर, इंडिया न्यूज़। हरिजन मेरे हिसाब से यही था इसमें, हरिजन नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। या तो अब ये हरिजन कहते हैं कि तीनों में से इंडियन स्पीकर, इंडियन ओपिनियन, इंडिया न्यूज़, तीनों में से कोई भी एक है। इतना ये रहा NCL पेपर, आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सिंगरौली, सेक्शन C, पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, ट्रेनिंग कैटेगरी 3, एडवर्टाइज नंबर 467, डेट 10/7/2022, ये एग्ज़ाम डेट है। तो मित्रों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, ये चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मित्र थोड़ा सा जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने बताया है। 12 क्वेश्चन का एक और मतलब एक पन्ना इसमें और रह गया था जो कहीं निकल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मान लीजिए जानकारी के लिए इतना ही बहुत कुछ है मेरे हिसाब से। सिंचाई कैंडिडेट रोहित, सिंचाई रेगुलेटर विवेकानंद लिखा हुआ है इसमें आसपास देखें ध्यान से, VIVEKNAND विवेकानंद। ये मेरा रोल नंबर 57 नंबर था, 2-3 नंबर उसमें रुका था। मित्रों आपसे हाथ जोड़कर